नमस्कार, आपका हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। न्यूजीलैंड का भारत दौरा खत्म हो चुका है और अब दक्षिण अफ्रीका दौरे की तैयारी चल रही है और ज़ाहिर-सी बात है जब भारत में कोई भी सीरीज़ होती है तो स्पिन गेंदबाजों की बात होती है और जैसे ही हम ओवरसीज़ यानी कि सेना देशों में ट्रैवलिंग करते हैं तो फिर तेज़ गेंदबाज चर्चा में आ जाते हैं। अब क्योंकि भारत दक्षिण अफ्रीका जा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है तेज़ गेंदबाजों का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा और भारतीय तेज गेंदबाज एक बार फिर चर्चा में आ जाएंगे क्योंकि साल 2018 दक्षिण अफ्रीका दौरा एक्चुअली वो दौरा था जहां से भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी पहचान बनाना शुरू किया और पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय तेज गेंदबाजों की चर्चा ज्यादा हुई है बनस्पत भारतीय बल्लेबाजों के या भारतीय स्पिनर्स के। आज हम सब लकी हैं क्योंकि हमारे साथ सुब्रतो बनर्जी जुड़ रहे हैं, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, एनसीए के वो कोच भी रहे, ऑस्ट्रेलिया में उनके पास एक लंबा अनुभव है कोचिंग देने का और आज वो दिल्ली एनसीआर में थे, सवा करीम की क्रिकेट एकेडमी में थे और हमने सोचा क्योंकि तेज गेंदबाजों का मौसम चल रहा है और भारतीय तेज गेंदबाज महफिल लूटने का काम कर रहे हैं तो क्यों ना इंडिया न्यूज की महफिल पर, इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर सुब्रतो बनर्जी का स्वागत किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और उनसे ढेर सारी जानकारी ली जाए कि भारतीय तेज गेंदबाज अचानक जो निकल कर सामने आए उसके पीछे का रीजन क्या है। पाकिस्तान में जो फैक्ट्री चलती थी वो हिंदुस्तान कैसे शिफ्ट हो गई, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। सबा करीम हमारे साथ हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इंडिया न्यूज के और साथ ही सुब्रतो बनर्जी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो बिहार और बंगाल के लिए भी खेले और सबा भाई के साथ लंबा क्रिकेट उन्होंने खेला है और एक नया मुझे लग रहा है एक वेंचर अब शुरू हो रहा है, सबा करीम क्रिकेट एकेडमी और सुब्रतो बनर्जी और के बीच में और इसी पर बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। तो सुब्रतो भाई, एक तो दिल्ली दिल्ली की ठंड कैसी लगी आपको मुंबई से आके और यहाँ पर जिस तरह के से अब 2 दिन आपने एकेडमी में बिताए, क्या कुछ आप देख पाए यहाँ पर यंग फास्ट बॉलर्स के बारे में, क्या कुछ ऑब्जर्व किया आपने यहाँ पर? देखिए बिल्कुल दिल्ली का ठंड तो मजा आ रहा है यू नो नागपुर और बॉम्बे के बाद। लेकिन जो यहाँ पे जो आज सुबह एकेडमी गया था, इवन कल भी गया था मैं, जिस तरह का टैलेंट मुझे दिखा यहाँ पे, लाइक आई वाज बिट सरप्राइज कि इतना एक छोटे से जगह में इतना ज्यादा मुझे टैलेंट दिखा और इतना ज्यादा लाइक उनको मेरे को ये दिख रहा था कि ये बंदे रियली आगे जा सकते हैं कि इन पे काम किया जाए, इनको अगर नर्चर्ड किया जाए अच्छे से तो ये रियली लंबे घोड़े के लग रहे हैं देखने से। जी, सबा भाई, आप क्योंकि क्रिकेट खेले भी सुब्रतो भाई के साथ, आपने उनको इंडिया खेलते और फिर कोचिंग के मैदान पर बहुत अच्छा करते हुए देखा है। किस तरह से आप अपने साथ उनको जोड़ा है और यहाँ के तेज गेंदबाजों के बारे में, जिस तरह सुब्रतो भाई बता रहे हैं, हमेशा कहा जाता है ना कि ढूंढना और उसको तराशना, हीरे को ढूंढना और तराशना दो अलग-अलग चीजें हैं। हीरे को ढूंढने का काम आप कर रहे हैं, क्या तराशने का काम सुब्रतो भाई को दिया जाएगा? अब सब सुब्रतो जी के ऊपर निर्भर करता है किस तरह से तराशते हैं प्लेयर्स को। पर देखिए राजीव, भारत के लिए खेलना और कोचिंग करना ये दो अलग पहलू हैं। जी। भारत के लिए कई सारे खिलाड़ी खेल चुके हैं, पर देखने वाली बात यह है कि उनमें से कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसको कोचिंग के प्रति बहुत ज्यादा पैशन है। और ये पैशन बहुत कम इस समय भारतीय लेवल पे कोचेस हैं जो उस पैशन के साथ कोचिंग को फॉलो करते हैं, कोचिंग की फिलॉसफी रखते हैं। और उनमें से एक है सुब्रतो बैनर्जी। और सुब्रतो चूंकि ये एमआरएफ के पहले बैच में थे जब डेनिस टेली वो कैंप लगाया करते थे, तो इनको उनके साथ अभ्यास करके उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वही कोचिंग मेथोडोलॉजी अभी सुब्रतो जो है वो इंडियन पेस बॉलर्स को प्रदान करते हैं। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि यहाँ पर उनको बुलाया जाए, कुछ समय हमारे एकेडमी में बिताएं, जो कि सुब्रतो ने किया है। यहाँ पर मेरी कोशिश यही थी कि नोएडा के जो सराउंडिंग एरियाज हैं या फिर फरीदाबाद हो गया, वहाँ से भी कुछ बच्चे आ जाएं, थोड़ा कुछ समय बिता दें सुब्रतो के साथ, तो फिर उनको बहुत कुछ फायदा होगा। और यही मुझे देखने को मिल रहा है। तो अभी तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में जब भी मौका मिलेगा सुब्रतो को, वो ज़रूर मेरी एकेडमी में आना चाहेंगे। और मेरी कोशिश यही है कि इसी तरह से हम कई सारे मास्टर क्लास सेशंस ऑर्गेनाइज करें जिसमें पेस बॉलिंग कोचेस भी आए, जिसमें हमारे पास बैटिंग कोचेस भी आए, स्पिन बॉलिंग कोचेस भी आए। क्योंकि अब नोएडा का जो क्रिकेट का जो स्तर है, गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट का जो स्तर है, उसी प्रकार से ऊपर होगा। क्योंकि अंत में अगर हमारी कोचिंग बेसिक लेवल पर अच्छी होगी तभी हमारे खिलाड़ी जो हैं और ऊपर जाकर अच्छा कर पाएंगे। सुब्रत भाई, क्योंकि 91-92 बिल्कुल। में 91-92 में आप खेले, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए और तब ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की तूती बोलती थी और अब सडनली ऐसा पासा पलटा है कि भारतीय तेज गेंदबाज दहशत पैदा करते हैं। बड़ी खुशी मिलती होगी जब आप देखते होंगे बहुत कि बहुत। मैं उस पूल का हिस्सा रह चुका हूँ
जो आज के दिनों में दहशत पैदा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेसिकली एमआरएफ से तो शुरुआत हुई थी इसकी। जी, लेकिन हम लोग खेले थे, लाइक काफी प्लेयर्स, काफी फास्ट बॉलर्स जो एमआरएफ प्रोडक्ट है, जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, अराउंड 15-16 फास्ट बॉलर्स होगा जो इंडिया के लिए खेले, तो उन लोग एमआरएफ से आए थे। लेकिन जो अभी का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट इज इन अ वेरी गुड सिचुएशन। अभी उनके पास इतने ऑप्शंस है, इतने, उनका एक्चुअली एनसीए में बहुत अच्छा काम किया गया। हाँ, काफी नर्चर किया गया उनको, काफी सिस्टमेटिकली उनको ट्रेन किया गया है। उनके लोड मैनेजमेंट, उनके क्या बोलते हैं उनको, इंजरी मैनेजमेंट, सारे छोटे छोटे चीज पे ध्यान दिया गया। और मॉनिटरिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एनसीए में आते हो, ट्रेनिंग करते हो, सीखते हो, फिर वापस जब अपने स्टेट में जाते हो फिर क्या करते हो, जी। तो ये मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो मेरे को लगता है ये सारी चीजों के जो मिश्रण है, उसकी वजह से हमारे देश में अभी काफी फास्ट बॉलर्स देखने मिल रहा है। जैसे हमारे पास सीनियर्स फास्ट बॉलर्स भी है और साथ में बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छा है। जी। जैसे अपना आज अवेश खान है, प्रसिद्ध कृष्णा है, श्री सिराज तो है ही है, एक देयर आर लॉट ऑफ बॉलर्स, कार्तिक त्यागी है, अभी हर्षल भी डाल रहा है अच्छा। तो आपके पास ऑप्शंस काफी है अभी। तो मैं समझता अब हूँ कि लास्ट ये 6-7 सालों में ही आया, और द मेन रीजन कुड बी आईपीएल, उनको जो एक्सपोजर मिला है। सभा भाई, जो सवाल मैंने सुब्रत भाई से किया वो वही मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बीसीसीआई के साथ भी जुड़े रहे, आप सेलेक्टर भी रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट आप विकेट कीपर रहे। विकेट कीपर के बारे में कहा जाता है हर तरफ उनकी नजरें होती हैं। बिल्कुल, और इसका ज्यादा आगे नजर होती है। हर तरफ नजर होती है, सिर्फ खेल के ना, मैदान हर पे। तरफ इस चारों तरफ नजर होती है इनके। चारों तरफ नजर होती है। इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो बात मैंने सुब्रत भाई से पूछी, क्या कैटेगरी वाइज कोचिंग देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, कि आप सर्टेन पूल चुन रहे हैं कि ये बॉलर्स हमारे टेस्ट क्रिकेट के लिए हैं और ये बॉलर्स हमारे छोटे फॉर्मेट के लिए यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए हैं? मुझे नहीं लगता है कि पेस बॉलिंग में इस प्रकार के कंपार्टमेंटलाइज करने की आवश्यकता है। एज एज अ कोच मुझे लगता है कि हर एक पेस बॉलर को आपको एक ही तरह से डेवलप करना होता है। अलग अलग किस्म के बॉलर होते हैं, तो जो डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो डेवलपमेंट को जो प्लान्स होने चाहिए, वो एक तरह के ही होने चाहिए। और फिर आने वाले समय में वो निर्भर करता है कि वो आप वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहा है या फिर टेस्ट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहा है या फिर टेस्ट मैचेस में अच्छा कर रहा है। वो निर्भर करता है वो खिलाड़ी के माइंडसेट के ऊपर, कितना ज्यादा आप स्ट्रांग है कि नहीं, आपका शरीर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप कितना जल्दी रिकवरी कर रहे हैं कि नहीं, आपके पास क्या वो दमखम है लंबे लंबे स्पेल डालने का, तभी आप रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर आप नहीं खेल सकते हैं, अगर आपकी बॉडी कह रही है कि इतना मैं लोड नहीं ले सकता हूँ, तो क्या वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपने आप को ढाल सकता है कि नहीं। ये सब बातें तब होती हैं राजीव जब आप एक स्तर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद कोचेस डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे लग रहा है कि इसका ज्यादा जो फ्यूचर है वो लंबा करियर चलेगा अगर ये सिर्फ व्हाइट बॉल पर ही ध्यान दे, ना कि दोनों पे। क्योंकि पेस बॉलिंग बहुत ही कठिन ये स्किल है। उसके लिए स्किल भी चाहिए होता है, उसके लिए वो शरीर में वो ताकत भी चाहिए होती है, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और मैंने तो सुब्रतों के साथ कई सारे यंग पेस बॉलर्स को देखा है जो ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा डाल रहे हैं, पर वो डिसिप्लिन के वजह से ही वो पीछे रह गए। तो इसीलिए आई थिंक पीपल लाइक सुब्रतो बैनर्जी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से पेस बॉलर्स को कोच कर रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं और किस तरह से उनको गाइड कर रहे हैं। सुब्रत भाई, 2018 दक्षिण अफ्रीका दौरा मैं था वहां पे, अब क्योंकि 2021 में हम फिर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। 2018 में सडनली जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट पहले खिलाया नहीं जा रहा था, और उस दौरे से वो तीनों फॉर्मेट के गेंदबाज बन गए। अब जसप्रीत बुमराह को बहुत नजदीक से आपने देखा है, कितना इंपॉर्टेंट रोल आप 2021 के दौरे पे उनका देख रहे हैं, मोहम्मद शमी का देख रहे हैं। और एक अगर कोई नया तेज गेंदबाज, क्योंकि ईशांत शर्मा थोड़ी इंजरी प्रोन हो गए हैं और 100 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, बहुत उनकी रिस्पेक्ट और सम्मान है। बट अभी आज के फॉर्म को देखते हुए तो शायद उनकी टॉप 3 फास्ट बॉलर्स में जगह नहीं बनती। आप कैसे देख रहे हैं, क्या जरूर। इस बार भी 2018 जैसा प्रदर्शन भारतीय टीम दोहराएगी और भारतीय तेज गेंदबाज दोहराएंगे? देखिए, ये सिलेक्शन के जो प्रोसेस है वो तो जी। सिलेक्टरों पे और मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, वो किसको लेके जाए या किसको ना लेके जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो फास्ट बॉलर जैसे आवेश खान जैसे बॉलर्स बाहर जो बैठे हैं, उन्हें जरूर चांस मिलनी चाहिए, क्योंकि वो काफी अरसे से उन्होंने अच्छा करता हुआ आ रहा। इवन आईपीएल में भी अगेंस्ट द टॉप बैट्समैन उन्होंने जिस तरह से अपना बॉलिंग की जो कमाल दिखाई, मुझे लगता है कि ये सब प्लेयर्स को चांस देनी चाहिए। इतने टेस्ट मैचेस होते हैं,
साल में 7-8 टेस्ट मैचेस होते हैं, तो एक आधा मैच में उनको ट्राई जरूर करनी चाहिए। यू नेवर नो कि आपको एक बढ़िया सा बॉलर मिल जाए, जैसे सिराज को आपने ट्राई किया, हाँ, तो आपको एक नया प्लेयर मिल गया, नया बॉलर हु कैन टेक विकेट्स, ऊपर भी विकेट ले सकते, नीचे भी ले सकते हो। जब बॉलिंग स्टार्ट करते हैं, नया बॉल से भी विकेट लेते हैं और पुराना बॉल से भी। पर सुब्रतो, अगर टॉप 5 पेस बॉलर्स के बारे में बात की जाए जिसको चयन करता दक्षिण अफ्रीका ले जाना चाहेंगे, उनमें से टॉप 5 बॉलर्स कौन होगा? एक तो चलिए जसप्रीत बुमराह हो गया, मोहम्मद शमी हो गया, बुमराह हो गया, शमी हो गया, मोहम्मद सिराज हो गए, ये 3 तो आपके पक्के हो सिराज गए। हो गया, प्रसिद्ध हाँ, कृष्णा हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया। अभी वो टेस्ट टीम, तुमको लगता है कि आवेश खान एक और प्रोस्पेक्ट है यहाँ? बिल्कुल मेरे को तो लगता है कि आवेश खान जस्ट वेटिंग पे है, इनको बिल्कुल चांस देनी चाहिए। और उमेश वो यादव के बारे बहुत, में क्या हो रहा है अभी? उमेश यादव भी तुम्हारे अंडर ही, उसको मैंने देखा है नहीं, उमेश भी अच्छा ही है, उमेश अच्छा है। उमेश का क्या है कि वो बहुत कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहा। मैं देखा हूँ कि लास्ट 2-3 सालों में ना वो कंसिस्टेंटली वो मैचेस नहीं खेल रहे, एक मैच खेल रहे तो 2-3 मैच बढ़ जा रहे, तो उसके चलते हो सकता है कि पता नहीं कि उसको हर मैच आके फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा, सेट करना पड़ रहा। जैसे कि बुमराह, शमी हो गया, ईशान हो गया, वैसे भुवनेश भी है, बड़ा फेवरेट बॉलर है मेरा, बहुत ही अच्छा बॉलर है। उसे भी आप चांस दे सकते हैं अगर लाइक कंडीशन के हिसाब से। तो मेरे को लगता है कि उमेश, एक चीज जो नजर आई है आज के 30 गेंदबाजों में, और क्योंकि आपकी कोचिंग से ये सारे आगे बढ़े, एक जो चीज मुझे नजर आई कि 90s और 80s में जो फास्ट बॉलर्स का स्किल होता था, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज का, इंग्लैंड का, कि भारत आएंगे वो पिच नहीं देखेंगे, वो दम से गेंद डालेंगे और आउट करते थे इंडियन विकेट्स पे। क्या वो एटीट्यूड भारतीय तेज गेंदबाजों में नजर आता है कि वो पिच के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते, दम से बॉल डालते हैं? जितने भी हम, या सिराज की गेंदबाजी की बात कर लें, जिस तरह वानखेड़े में उन्होंने डाला, या शमी की बात कर लें, जो भी प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर है, वो विकेट की बात नहीं करता, वो दम से गेंदबाजी करने की बात करता है। क्या ये एक बड़ा परिवर्तन है भारतीय फास्ट बॉलिंग में? बहुत ही बड़ा। मैं तो समझता हूँ कि जो इनकी जो माइंडसेट है ना, वो पूरा चेंज हुआ है। बिल्कुल, ये फास्ट बॉलिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आप किस तरह से सोचते हो, आप कितने पॉजिटिव हो हर चीज में। आप हर वक्त अगर विकेट रखोगे कि विकेट फ्लैट है, विकेट टर्नर है, इसमें मैं कैसे विकेट लूंगा, इस तरह का सोच रखोगे तो आप कभी भी विकेट नहीं ले सकते। बिल्कुल। लेकिन अब कैसे हो गया कि ये भाई स्पिनिंग ट्रैक हो या फ्लैट ट्रैक हो या कैसे भी ट्रैक हो, हमारा काम है बाहर जाना, टीम खेलना और विकेट निकालना, ठीक है ना। तो ये जो माइंडसेट जो नई बनी है हमारी, यही है रिजल्ट का कारण, मैं ये समझता हूँ। तो चलिए, दक्षिण अफ्रीका दौरे पे ढेर सारी बात की हमने, फास्ट बॉलर्स पे बात की, और सभा भाई ने जैसे सुब्रत भाई से पूछा कि उनके 5 फेवरेट फास्ट बॉलर्स कौन है जो दक्षिण अफ्रीका जाके अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मामला यहाँ पर टेस्ट चैंपियनशिप का भी है सुब्रत भाई, और टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको सिर्फ दक्षिण अफ्रीका नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी जाके अच्छा करना है। और उसके बाद क्योंकि पूरा साइकिल है 2 साल का, आपको लग रहा है पेस बॉलर्स को रोटेट करते रहना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिटनेस को बना के रखना है, और इम्पोर्टेंट है कि सही टेस्ट मैचेस सेलेक्ट करें अपने फास्ट बॉलर्स के लिए आप? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, सही बात है कि आपको आपका जो मेन बॉलर्स उनको रेस्ट भी देना पड़ेगा, नए बॉलर्स को ट्राई करते रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप जिस तरह से रोटेट करोगे उस तरह से आपका लंबा चलेगा, इंजरी फ्री चलेगा आपका जो सीरीज वगैरह होते हैं ना। अगर एक ही बॉलर को आप खिलाते जा रहे हो, फिर वो क्या होता है, टायर्ड होएगा, इंजरीज आएंगे उनके, फटीक आएगा। तो अगर रोल करते रहोगे तो दे विल प्ले, दे विल रिकवर अगेन, खेलने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो रोटेशन सिस्टम आई थिंक जरूरी है। चलिए, क्योंकि सुब्रत भाई, मुंबई के लिए भी आपने काफी काम किया हुआ है, अब रोहित शर्मा व्हाइट बॉल के कैप्टन है, कितनी उम्मीदें आप रख रहे हैं देश के लिए? वो कप्तानी ऑफिशियली करेंगे और आपने बहुत नजदीक से काम किया उनके साथ, तो हमारे जो व्यूवर्स हैं आपके भी व्यू जानना चाहते हैं कि एज ए कैप्टन रोहित कितने सक्सेसफुल आप देख पा रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, आप तो ये तो सारा हिंदुस्तान देख पा रहा है कि किस तरह से उसने आईपीएल में भी कैप्टनशिप किया, मुंबई के लिए किया। जब भी उन्हें मौका दिया गया, उसने ना काफी अच्छे से उन्होंने कैप्टनशिप की है। तो मुझे कोई कुछ ये नहीं लगता कि विराट के बाद वो कुछ ज्यादा गैप होने वाला है। थोड़ा जरूर कैप्टन का थोड़ा माने कैप्टनशिप थोड़ा अलग अलग टाइप के होते हैं, बट जिस तरह से इन लोग एक साथ खेल के आए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। इसी तरह का मिलेगा, जैसे हो सकता है वो ज्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाता हो विराट जैसे, ना विराट जैसे एक्साइटेड होता है ज्यादा, लेकिन कप्तानी वैसे ही होगा जिस तरह से होता हुआ आ रहा। सुब्रत भाई, सभा भाई, आप भी मानते हैं जो कह रहे हैं सुब्रत भाई की कप्तानी में असर दिखेगा, और
व्हाइट बॉल में रोहित अपना वर्चस्व दिखाएंगे आने वाले सीजन में? देखिए, रोहित की विशेषता ये है कि वो अपने मन मर्जी से कप्तानी करते हैं, उनकी सोच अलग जी, है। और ये एक नई दिशा की ज़रूरत है इस समय भारतीय टीम की, विशेष करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तभी हम जी, आने जी। वाले समय में विश्व कप की जो चैंपियनशिप होने वाली है टी20 की और वनडे क्रिकेट की, उसमें हमारे चांसेस बढ़ जाएँगे। एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाने के लिए भारत को और चांसेस बढ़ाने के लिए कि हम जी, वर्ल्ड कप जीतें, उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था कि एक ट्रांज़िशन होना चाहिए था इसमें। और रोहित को बहुत ज़्यादा अनुभव है कप्तानी करने का, टी20 में भी, वनडे क्रिकेट में भी। और बहुत ही काम अप्रोच रहता है, बहुत सोच-विचार के बाद वो निर्णय लेते हैं और बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं अपने प्लेयर्स को। ये सारी खूबियाँ हैं रोहित शर्मा में। तो अच्छी बात ये है कि भारतीय जहाँ तक टीम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो कप्तानी में जो ट्रांज़िशन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत जी, आने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली एक-दूसरे को उसके स्किल की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और बिल्कुल। एक-दूसरे का जो इम्पोर्टेंस है टीम में, उसकी इज़्ज़त करते हैं। और इस तरह की हेल्दी रिलेशनशिप से ही भारतीय टीम आगे बढ़ने वाली है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका और सुब्रत भाई आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, थैंक यू, और जो आप थैंक यू युवाओं राजीव। को टिप्स दे रहे हैं या यंग फास्ट बॉलर्स को लेके सामने आ रहे हैं, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी हमें ढेर सारी फास्ट बॉलर्स मिलेंगे ताकि हम वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेट कर सकें। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।